गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि मैंने इसके पहले आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है। आज मैं आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में आपको लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में तो नहीं बताएगा, मगर लोकतंत्र को समझाने का प्रयास करेगा। इसके ऐसे भी आप जानते हैं कि लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का शासन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शुरू कर रहा है लोकतंत्र क्या है। बोल रहा है कि आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप 8 क्लास में भी पढ़े हैं कि सरकार जो होता है उसका विभिन्न रूप होता है। एक को हम लोग तानाशाह, राजशाही और तीसरे को लोकतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे समानता अगर देखें तो सरकार जो होती है दो तरह की होती है, एक लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकार। नेक्स्ट टॉपिक आपका बोल रहा है परिभाषा की जरूरत क्यों है। तो बता रहा है कि आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वो लोकतंत्र के परिभाषित करने की इस तरीके को पसंद नहीं करती है और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसके अध्यापिका लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। ठीक है, बोल रहा है कि मैरी मैडम, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता है कि पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया जाए और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हमें पहले करना था, पहले अध्याय वाली पढ़ाई। अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? तो मैडम बोल रही है कि तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने समान जीवन में ऐसा ही नहीं करते हैं? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले उसकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो फिर परिभाषा की जरूरत क्यों है? तो मैडम बोलती है, हम परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने से हमें परेशानी होती है। अगर हमें किसी शब्द को समझाने का प्रयास करना और उसमें अगर कोई कठिनाई होती है तो उस समय परिभाषा जो होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। हम बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हम बूंदा बूंदी और बादल फटने जैसी स्थिति और समान बरसात में फर्क करना हो, तभी हमें परिभाषा की जरूरत पड़ेगी। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक कहती है। तो एक नई लड़की है, वो क्वेश्चन अराइज करती है कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आपने ही तो कहा था कि अब्राहम लिंकन, जिन्होंने लोगों के लिए, लोगों के और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र बताया था। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे, इस सभी लोग इससे सभी लोग मानते हैं कि हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। तो मैडम बोलती है, मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे ये परिभाषा बहुत ही सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक ये तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यह सार्वभौम परिभाषा है। उनका बोलना है कि मैं मैडम जो होती है खुद ही इस परिभाषा को सही मानती, मगर जब तक आप लोकतंत्र के अर्थ के बारे में नहीं समझ लेते हैं तब तक ये कहना ठीक नहीं होगा कि लोकतंत्र की परिभाषा जो सबसे सटीक अगर कोई परिभाषा है तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया परिभाषा है। एक और लड़की इसमें जोड़ रही है, योलांदा, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? तो बोलती है कि हाँ ठीक है, आप कहिए। बोल रही है कि हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन। ये सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है?
तो मैडम जवाब देती है। इस सवाल पर विचार करने का ये बहुत ही उपयोगी तरीका है। पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता है। केवल अगर अब जैसे डेमोक्रेसी दो वर्ड को तोड़कर लोगों का शासन से किसी चीज़ का परिभाषा निकालना वो कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि समय के अनुसार वर्ड का अर्थ जो होता है वो बदलते रहता है। जैसे कंप्यूटर शब्द ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ जो होता है वो बदलते जाता है। फिर मेरी बोलती है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। यानी पहले इसका अर्थ समझिए, उसके बाद आप इसका परिभाषा। एकदम सही। इसलिए आओ अब ये काम कर ही डालें। चलिए एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताएं और असमानताएं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर किसी राष्ट्र, किसी सरकार में अगर लोगों को सरकार चुनने का अधिकार है, तो इसका मतलब है कि वो लोकतांत्रिक सरकार है। तो यहाँ से एक सरल परिभाषा की शुरुआत हो रही है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक चुनने का अधिकार जो होता है वो लोगों के हाथ में होता है। ये एक उपयोगी शुरुआत है। ये परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। बर्मा के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जो लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों को कोई भागीदारी नहीं है। चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। यही बात राजशाही पर भी लागू होती है। सऊदी अरब में शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ही उनको यह हक मिल गया था। लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इसमें हम ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हम बिना सोचे समझे किए तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे, समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकार के बीच में सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्दों को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। चलिए लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र शासक का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो इस पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? जो शासकों को चुनाव के बारे में बोला है, तो बोला किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुना हुआ है होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वो कौन से हैं फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। यानी देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र के अंदर जिन शासकों का चुनाव हुआ है उन शासकों का चुनाव क्या लोगों ने किया है। ये सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है कि ये देखना सबसे मस्ट है। किसी तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। इस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। इस सबका क्वेश्चन का आप एक एक करके आंसर आपको पीछे देगा। यहाँ पे क्वेश्चन केवल अराइज कर इसी के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करेगा। कौन लोग शासकों को चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिकों का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। और चौथा क्वेश्चन बोल रहा है सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। तो चलिए, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। यहाँ पे बताएगा आपको एक एक करके।
कि क्या जो शासक का चुनाव हुआ है क्या वो लोगों के द्वारा चुना गया है या नहीं।